नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अगले साल यानी 2024 में दिल्ली की लड़ाई तय है। चुनावी मौसम में मोदी सरकार और एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की नींव डाली और कई मुद्दों को उछालकर राजनीति के बिसात में सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें शुरू कर दी। और इन्हीं चुनौतियों में एक है बिहार की जातीय जनगणना। हालांकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध करती आई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जातीय पॉलिटिक्स खेलने में भी पीछे नहीं है और बीजेपी ने इंडिया अलायंस के जातीय समीकरण को साधने के लिए ओबीसी वोटर्स पे निगाह गड़ डाली है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। राहुल गांधी जिंदाबाद। ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे। सबसे अधिक एमपी ओबीसी के संसद में बीजेपी के हैं कि नहीं? जाति जनगणना की काट तैयार, बीजेपी पहुंचेगी ओबीसी के द्वार। सियासत में कभी इधर कभी उधर, ओबीसी वोट बैंक जाएगा किधर? पार्टियों के लिए खास बना ओबीसी, ओबीसी को लेकर चुनाव की एबीसी। सियासत का पुराना फॉर्मूला है, बड़ी लकीर को छोटी दिखाने के लिए उससे भी बड़ी लकीर खींच दो। और देश की सियासत में इस वक्त कुछ इसी तरह का घमासान जारी। 2024 में दिल्ली की गद्दी से मोदी सरकार को हटाने के लिए विपक्ष रोज एक नई लकीर खींच रहा है और उस लाइन को छोटा करने के लिए मोदी ब्रिगेड कुछ अलग करने की कोशिश में जुटी। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने अपने पुराने साथियों को जोड़ने की कवायद शुरू की, तो मोदी सरकार को धराशायी करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बना लिया। एक तरफ लोकसभा चुनावों के लिए सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास करवाया, तो सरकार को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन ने बिल के समर्थन के साथ ओबीसी कोटे का मुद्दा उछाल दिया। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के जरिए राज्यों में ओबीसी महाकुंभ जैसे आयोजनों की तैयारी शुरू की, तो विपक्षी गठबंधन की पार्टियां भी ओबीसी वोट बैंक को रिझाने के लिए खास तैयारी करने लगी। राजनीति की इस रसाकसी में कभी बीजेपी आगे नजर आती है तो कभी इंडिया महागठबंधन बाजी मारता दिखाई देता है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद देश का राजनीतिक माहौल बिल्कुल बदला सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने आरक्षण की नई सीमा को खींचकर देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग के बाद एक राजनीतिक सुबुगाहट पैदा कर दी है और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दलितों और पिछड़ों की राजनीति का खेल भी परवान चढ़ने लगा है। बिहार में नीतीश सरकार ने जाति गणना की रिपोर्ट पेश करके ऐसा पासा फेंका कि बीजेपी उसकी काट ढूंढने को बेताब हो उठी। बीजेपी और आरएसएस जिस जाति गणना के खुलकर मुखालफत कर रही थी, अब उसी जाति गणना को अलग पैकिंग के साथ चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 नवंबर को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इस बैठक में फैसला हुआ कि जल्द ही बीजेपी ओबीसी सर्वेक्षण की घोषणा करेगी। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस हिंदू वोटों को बांटकर जाति जनगणना के वादे को दोहराती रहती है, लेकिन बीजेपी ओबीसी सर्वे की घोषणा करके उस रणनीति को कुंद कर देगी। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर कैलकुलेटेड रिस्क उठाने को तैयार दिख रही है। अग्रणी जातियों, कम प्रभावशाली पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को बीजेपी का अच्छा खासा समर्थन है। इस गठबंधन ने बीजेपी को हिंदी पट्टी में दूसरे दलों से काफी आगे खड़ा कर दिया है। निश्चित तौर पर बीजेपी के सर्वे से ही अग्रणी जाति के मतदाताओं को परेशानी नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 10% कोटा घोषित किया था, उसमें पहले ही उनका ख्याल रखा गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी विपक्ष के ओबीसी वाले दांव को लेकर सतर्क हो गई है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को जाति जनगणना के मुद्दे पर घेरने की तैयारी थी, बीजेपी जाति जनगणना के मुद्दे पर न तो चुप रह रही है और न ही सवालों को टाल रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अपना चक्रव्यूह बना रहे थे, उस बीच
बीजेपी इसका पलटवार करने की तैयारी में है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में दिए बयानों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में जातीय गणना के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध करती आई, लेकिन चुनावी मैदान में जैसे जैसे जाति गणना का मुद्दा हॉट टॉपिक बनता रहा, बीजेपी ने भी अपने स्टैंड को बदलने की कवायद शुरू कर दी। तारीखों और बयानों पर गौर करें तो 28 अगस्त केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा वापस ले लिया गया। सुबह अदालत में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि जनगणना से जुड़ा काम केंद्र सरकार ही करा सकती है। जनगणना किसी भी राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के दायरे में जनगणना कराना नहीं है। लेकिन शाम तक सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया और नया हलफनामा दाखिल करते हुए पुराने को खारिज करने की मांग की। सरकार ने नया एफिडेविट दाखिल किया और पहले वाले के 5वें पैराग्राफ में गलती की बात बताई। लेकिन 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में जाति गणना सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया। हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इसमें जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा तो उसके बारे में देंगे। क्या काम किए हैं शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में? बोलिए, पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। 3 अक्टूबर यानी सर्वे रिपोर्ट पेश होने के अगले ही दिन ग्वालियर रैली से पीएम मोदी ने जाति गणना सर्वे पर हमला करते हुए इसे बंटवारे की राजनीति बताया। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। 24 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति गणना का जिक्र किए बगैर बड़ा हमला किया। मोहन भागवत ने विपक्ष पर समाज में भेदभाव और अलगाव पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है, ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा। ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। लेकिन 27 अक्टूबर को तेलंगाना में अमित शाह ने ओबीसी सीएम बनाए जाने की बात करके बड़ी चुनावी चाल चली। मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। 3 नवंबर को बीजेपी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने जाति राजनीति की खिलाफत करते हुए विपक्ष पर हमला किया। हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जाति गणना सर्वे की रिपोर्ट को छलावा करार दिया। सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। लेकिन 7 नवंबर को तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी सीएम की बात कहते हुए जातीय राजनीति को हवा दे दी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। आज भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी समुदाय को
सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी एमपीज है। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य है। आज देश में बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। तेलंगाना में भी बीजेपी अपने बीसी साथियों के हितों का सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। देश की राजनीति में अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी वोट बैंक का बोलबाला है। चुनाव के मुहाने पर खड़े इस देश में अचानक राजनीतिक दलों की दलीलों में ओबीसी की चिंता सताने लगी है। ओबीसी का पुनरुत्थान कैसे हो, राजनीतिक दलों की दलीलों में ये बात बार बार जगजाहिर हो रही है। लिहाजा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हो या फिर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, सबकी जुबान पर ओबीसी शब्द है। पक्ष और विपक्ष ओबीसी के राजनीतिक आईने के जरिए एक दूसरे पर राजनीतिक रोटी सेक कर अपने मंसूबे को पूरा करना चाहते हैं। पीएम मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में मजबूत सींध लगाई और कई चुनावी सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी पार्टियों से ज्यादा ओबीसी समर्थन हासिल करती नजर भी आई। एक सर्वे के मुताबिक 2019 में ओबीसी समुदाय के 54% मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया था, जो किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा था। दूसरी तरफ बीजेपी लहर की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई और तो और बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी खाता तक नहीं खोल सकी और दोनों पार्टियों की बुरी हालत के लिए ओबीसी वोट छिटकने को ही मुख्य वजह बताया गया। 2019 चुनाव के नतीजों ने सभी दलों के कान खड़े कर दिए। सपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने अपने छिटक रहे वोट बेस को सहेजने के लिए ओबीसी सम्मान को धार देने की रणनीति पर काम शुरू किया। कांग्रेस अपने लिए विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में जुटी रही, तो दूसरी तरफ एसपी और आरजेडी के नेताओं ने ओबीसी से जुड़े मामलों को लेकर आवाज उठाने का रास्ता चुना। जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी की कोशिशें रंग लाती भी नजर आई। 2022 के यूपी चुनाव में एसपी को 32.3% वोट शेयर के साथ 111 सीटें मिली। वहीं बिहार में आरजेडी भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बावजूद 23.5% वोट शेयर के साथ 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस की तरफ से ओबीसी कोटे का स्टैंड पकड़ते ही साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव और गठबंधन में खुद को ताकतवर बनाने के लिए बड़ा कदम बढ़ा चुकी है और कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की फांस के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओबीसी समुदाय पार्टी और उनके कैंडिडेट्स की किस्मत तय करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो देश में करीब 45% ओबीसी समुदाय की आबादी है। राज्यवार ओबीसी आबादी की बात करें तो बिहार में 61%, उत्तर प्रदेश में 54%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 45%, आंध्र प्रदेश में 52%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, कर्नाटक में 62% और केरल में 69% ओबीसी आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए ओबीसी मुद्दे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 2017 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पर भी ओबीसी समुदाय ने अपना प्यार लुटाया और ओबीसी समुदाय का झुकाव 2009 से लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता गया है। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ओबीसी कोटे की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 3 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट हासिल हुआ था, जबकि क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 54% ओबीसी का साथ मिला। 2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट हासिल हो सका। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 51% ओबीसी का साथ मिला।
2019 में बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ता हुआ 44% तक जा पहुंचा। वहीं कांग्रेस को 2019 में भी सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घटकर 41% हो गया। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा के चुनाव और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय। ऐसे में हर पार्टी हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है और महिला आरक्षण बिल और बिहार की जाति गणना के साथ ओबीसी समुदाय का हितैषी बनने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।